इसके पहले आपने विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, शीत युद्ध के बारे में पढ़ा। अब हम दक्षिण एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमें जान लें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। पहले 7 देश माने जाते थे, लेकिन बाद में 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुआ। अब हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि भारत दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति के बारे में जब जानेंगे तभी हम दक्षिण एशिया के बारे में जान सकते। जैसे आप देखिए, यह आपका नॉर्थ और यह आपका साउथ है। फिर इसके बाद आपका देखिए ईस्ट है और ये वेस्ट। अब नॉर्थ में क्या है, हिमालय आपका स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणियां आपकी स्थित है। पूर्वी दिशा में पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। वेस्ट में आपका अरब सागर है, और साउथ में आपका हिंद महासागर है। अब यही आपके दक्षिण एशिया से संबंधित आप कुछ देश हैं, जिसमें भारत जो है वह एक विस्तृत अधिक जनसंख्या वाला बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। भारत की सीमाओं से मिलते हुए श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव आदि देश, श्रीलंका, यह देश है। इन देशों के समूह को मिलाकर के दक्षिण एशिया के देशों के रूप में माना जाता है। इसीलिए बार बार आज भी वर्तमान समय में भी इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इन दक्षिण एशिया के देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का कैसे कैसे निराकरण किया गया है। तो पहले हम समस्याओं पर उनके प्रकाश डालेंगे। दक्षिण एशिया के देश को यह माना जाता है कि यह संघर्षों वाला क्षेत्र है, यहाँ संघर्ष अधिक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव आदि देशों से किसी न किसी रूप में, चाहे वो सीमा के क्षेत्र में हो, चाहे जल क्षेत्र में हो, चाहे आपसी संबंधों के क्षेत्र में हो, कोई न कोई समस्याएं या संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम इन चीजों पर ध्यान रखते हुए कि हम किन प्रकार इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे मुख्य समस्या यह है कि जल विवाद और सीमा विवाद। एक बार मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई, तो पाकिस्तान 1947 और 47 के बाद 48 में भारत पर आक्रमण कर दिया, और उस समय जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर का जो क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो गया। जो भाग भारतीय क्षेत्र में भारत में है उसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, और जो भाग पाकिस्तान में चला गया उसे हम पीओके मानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया। इसके बाद जल का विवाद भी, सिंधु नदी के जल को लेकर के विवाद
विवाद हुआ, उसको लेकर के 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के शासक अयूब खान के बीच में सिंधु समझौता हुआ, तो वह विवाद समाप्त। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं इन दोनों देशों के बीच में हैं कि जो आज भी वो निरंतर चली आ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है कि भारत अपने भारतीय दक्षिण एशियाई महाद्वीप पे अपना वर्चस्व चाहता है और विश्व की जो पश्चिमी शक्तियां हैं वह पाकिस्तान को अपना आधार बना करके भारत के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। और पाकिस्तान की ये हमेशा लालच होती है कि भारत को किसी न किसी रूप में हम उसको डोमिनेट करें। तो बच्चों इसमें सबसे मुख्य चीज यह होती है कि इसी विवादों को लेकर के आज भी पाकिस्तान और भारत में विवाद चला रहा है। इसमें 4 युद्ध भी हुए। 1965 में युद्ध हुआ जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर 1971 में युद्ध हुआ जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर के विवाद हुआ, उसमें भी पाकिस्तान पराजित हुआ। इसके बाद 1999 में भी कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी पाकिस्तान जो पराजित हुआ। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा आरोप भी नहीं लगा, या कह लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाला। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज भी भारत के साथ इन सीमा विवाद और जल विवाद या सामाजिक संस्कृति के विवाद को लेकर के आज भी लड़ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों का शासन तंत्र किस प्रकार है। भारत और श्रीलंका में बहुत ही प्राचीन कालीन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, या कह लीजिए प्राचीन का तात्पर्य हमारे यह है कि जब भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ और ठीक 1 साल बाद श्रीलंका 1948 में जब स्वतंत्र हुआ, तो यह दोनों देश लोकतंत्र को अपना आधार मान करके अपना प्रशासनिक तंत्र निर्धारित किए, निर्माण किए। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये 2 देश ऐसे हैं यहाँ पर सैनिक और लोकतंत्र दोनों आता रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, पाकिस्तान सैनिक तंत्र और लोकतंत्र। सैनिक तंत्र में अब वहां के सेना प्रमुख, वहां का जो बड़ा सामाजिक वर्ग के लोग हैं जिनका समाज के ऊपर, देश पर दबाव है, वहां के धार्मिक जिन्हें कहते हैं मुल्ला मौलवी कहते हैं, उनका दबाव है। उनके दबाव के कारण पाकिस्तान में कभी भी अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो पाया और उसका परिणाम यह रहा कि वहां सेना जो है बहुत ही प्रभावी रूप से अपने को स्थापित कर चुकी है और उसमें यहिया खान, अयूब खान, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या नाम है इनका, परवेज मुशर्रफ आदि जैसे सैनिक तानाशाहों ने समय समय पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए वहां पर सैनिक तंत्र शासन स्थापित किया। लेकिन उसी सैनिक तंत्र के बीच में लोग कभी-कभी पाकिस्तान में लोकतंत्र भी आया, जिसमें बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो, इसके बाद क्या नाम है, इमरान खान आदि लोकतंत्रात्मक व्यक्तित्व के लोग भी अपने देश की जनता को साथ में लेकर के लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नेपाल, भूटान। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पहले राजतंत्रात्मक थी। नेपाल का 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो 2006 के बाद जब वहां के राजा वीरेंद्र विक्रम राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने वहां पर वहां के लोकतंत्रात्मक शासन जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसको संसद को भंग कर दिया और भंग करने के बाद नेपाल की माओवादी वहां की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, वहां की लोकतंत्रात्मक या जो करिए जनता को लेकर के एक बहुत बड़ा
आंदोलन छिड़ गया। परिणाम क्या हुआ? उस आंदोलन को देखते हुए राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद वहां चुनाव हुआ, वहां एक लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन हुआ, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, राजा के अधिकारों को छीन लिया गया और 2015 में नेपाल में एक संविधान का निर्माण हुआ। तब से वहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। भूटान में भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी, लेकिन भूटान के लोगों के कहने पे, वहां की जनता के कहने पे, या कह लीजिए कि एक प्रकार से वहां पर उन लोगों के बारे में जनता के विचारों को जानने का प्रयास किया गया और आज वहां का राजा जो है वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने का निर्णय दिया। चौथा है मालदीव। मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। मालदीव में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी एक प्रकार से लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, जितने भी देश हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों को मिला करके एक नया संगठन भी बनाया गया, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क में ये सातों देश, दक्षिण एशिया के सातों देश उसमें सम्मिलित हैं और सार्क देश जो है, सार्क का कार्य क्या, सार्क संगठन का कार्य क्या है? इन देशों के आपसी सीमा विवाद, व्यापारिक क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक लोकतांत्रिक परंपराओं को आधार बनाते हुए अपनी संस्कृति और परंपरा का आदान प्रदान करना और मुक्त व्यापार संगठन को साप्टा भी करते हैं, जो 2012 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के 12वें सार्क सम्मेलन में इसको बनाया गया। तो इस तरह से दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, इन देशों को मिला करके जो एक नया स्वरूप तैयार किया गया, उस स्वरूप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में दक्षिण एशिया का जो स्वरूप है वह अब विकसित रूप से उभर करके सामने आया हुआ है। आज भी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे वहां की लोकतंत्रात्मक सरकारें या आपस में मिल करके सार्क आंदोलन के माध्यम से यह लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में यदि आपको कुछ समझ में न आया हो तो पुनः आप विद्यालय की वेबसाइट पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख करके दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन कठिनाइयों का आपको निवारण किया जाए। जय हिंद।